ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस सत्र में हम चर्चा करेंगे एजुकेशन को लेकर। और ताज नगरी से हम बात कर रहे हैं। और ताज नगरी के बारे में कहा जाता है, मोहब्बत को नसीब अगर तेरा साथ हो जाए, मेरा छोटा सा आशियाना ताजमहल हो जाए। ये ताजमहल के लिए कहा जाता है। तो हमारे साथ इस बार एजुकेशन से जुड़ा हुआ ये सत्र है, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण ये सत्र है। हमारे साथ जितेंद्र कुमार गौड़, बीएससी आगरा, बहुत बहुत स्वागत है, मंच पर आइए। डॉक्टर अशोक कुमार, चेयरमैन किरण सिसोदिया स्कूल, स्वागत है सर। अशोक जी आप आइए। डॉक्टर जगदीश शर्मा, प्रिंसिपल फर्स्ट विवेकानंद पब्लिक स्कूल, स्वागत है मंच की तरफ, आइए सर। लौ कुमार, एमडी सुद्धति ग्लोबल एकेडमी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी ममता तिवारी। तो एजुकेशन पे हम बात कर रहे हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ममता, ओवर टू यू। थैंक यू सौरभ। सौरभ ने जैसे बताया, हम इस सेशन में बात करेंगे शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति शिक्षित होगा तो पूरा समाज शिक्षित होगा। हमारे साथ खास मेहमान हैं जितेंद्र कुमार गौड़ जी हैं, जो बीएससी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी। बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। डॉक्टर अशोक कुमार हैं, चेयरमैन हैं किरण सिसोदिया स्कूल के। डॉक्टर जगदीश शर्मा हैं, विवेकानंद पब्लिक स्कूल के। लव कुमार हैं, शुद्धति ग्लोबल एकेडमी के एमडी। सबसे पहले जितेंद्र कुमार जी, आपके साथ ही शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सबसे पहले मैं आगरा की ही शिक्षा की बात, क्योंकि अभी हम आगरा में मौजूद हैं। आगरा की बेसिक शिक्षा जो है वो कैसी है, हम उसे किस स्तर पर देखें? देखिए, अभी हम लोग कायाकल्प के थ्रू हम लोगों के मैक्सिमम विद्यालय, हम लोग 94% विद्यालयों को संतृप्त कर चुके हैं। अब हमारे नगर क्षेत्र के बहुत सारे विद्यालय हैं जो प्राइवेट स्कूलों के लेवल के हैं। इस चरण को हम लोग पार कर चुके हैं। अब दूसरे चरण में हम लोग ये बात कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन की। क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम लोग अभी 2 महीने पहले डाटा आया था जिसमें आगरा टॉप 10 में था। अच्छा। तो इसके लिए हम लोग इस वर्ष तक प्रयास कर रहे हैं कि मई जून तक सारे विद्यालयों को निपुण बनाने की तैयारी में हैं, कि जो बच्चे हैं वो जो सरकार के मानक हैं, निपुण भारत, निपुण प्रदेश, और उसी तरह से अभियान चल रहा है निपुण आगरा। तो इसमें सीडीओ सर, डीएम सर, अभी हम लोगों की बैठक भी इसमें हुई है। अभी अलग अलग टास्क भी दिया गया है कि कब तक किस विद्यालय को निपुण बनाया जा सकता है। इसके लिए शासन स्तर से शिक्षक संदर्शिका मिली है। जो पहले टीचर लेसन प्लान या क्या सामग्री लेकर के जाए पढ़ाने के लिए, तो उसको बना बनाया प्रत्येक दिन के हिसाब से और घंटे के हिसाब से कि इस घंटे में क्या पढ़ाई होगी, सारे विद्यालयों में हम लोगों ने पहुंचा दिया है। और उसका समय समय पे हम लोगों की डीटीएफ जिले स्तर की टीम है जिसमें 11 मेंबर्स हैं, बीटीएफ की टीम है जिसमें 7 लोगों की टीम है। हर महीने सभी लोगों को टारगेट दिया गया है कि उन जाएं विद्यालयों में, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में देखें, किस तरह से पढ़ाई हो रही है, बच्चों का लेवल क्या है, कहाँ सुधार होने की ज़रूरत है। इसके संबंध में हम लोग हर महीने में बैठक करते हैं। जहाँ पे हम लोगों को कमियां नज़र आती हैं उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बेहतरीन पहल है और इससे कहीं ना कहीं स्कूल्स में कंपटीशन भी बढ़ेगा। अगर आप इस तरीके से उनकी रैंकिंग को देखेंगे तो बच्चों को शिक्षा भी बहुत अच्छे से दी जाएगी। विस्तार से और जानूंगी आपसे डॉक्टर अशोक कुमार, जो चेयरमैन है किरण सिसोदिया स्कूल के। डॉक्टर अशोक, सबसे पहले आपके स्कूल के बारे में जानना चाहेंगे। क्या कुछ तरीका है आपका बच्चों को एजुकेशन देने का? क्योंकि आजकल जो है हम एक तो नई एजुकेशन पॉलिसी पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा होने लग गई हैं। एक्चुअली मंच के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूँगा कि बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है उनको सबसे पहले बच्चों को पढ़ना, कि इनको किस स्तर पर, किस लेवल पर इनको एजुकेशन दी जाए कि उसको वो पिकअप कर सकें। तो सबसे पहले टीचर्स का जो चयन है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं टीचर्स का चयन की बहुत ही
प्रमुख भूमिका रहती है कि टीचर्स जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उनका उसमें इंटरेस्ट है अथवा नहीं, वो काम के लिए पढ़ा रहे हैं या सर्विस के लिए पढ़ा रहे हैं। तो प्रमुख बात है शिक्षण कार्य देने के लिए टीचर की प्रमुख भूमिका होती है, और इसके लिए हमें मैं प्रयासरत हूँ हर तरीके से अच्छे बच्चों को शिक्षण कार्य करा रहा हूँ। ठीक है, डॉक्टर जगदीश शर्मा जो विवेकानंद पब्लिक स्कूल से हैं। डॉक्टर जगदीश, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्कूल हैं और एजुकेशन के लिए बहुत सारे तरीके भी हैं, ऐसे में विवेकानंद पब्लिक स्कूल किस तरीके से बच्चों की ग्रोथ की ओर काम कर रहा है और एजुकेशन के सिस्टम को कौन सा एक नया रूप दे रहा है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस फॉर्म के माध्यम से सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा कार्य है जिसके तहत जन जन तक ये बात पहुँचे कि शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है। शिक्षा बच्चे का सर्वांगीण विकास करती है। क्योंकि हमारे स्कूल का नाम सेंट विवेकानंद है, तो स्वामी विवेकानंद के नाम से जिस स्कूल की पहल है, तो हम बच्चों की ग्रूमिंग ऐसे ही करते हैं कि बच्चे आगे जाकर भविष्य में समाज का एक अभिन्न हिस्सा बने और जिस पे हमें और हमारे समाज को गर्व हो, जैसे कि हमारे स्वामी विवेकानंद को ऊपर हमें है। बच्चे की जब शिक्षा दी जाती है तो वही एक माध्यम ऐसा है कि उस समय नहीं मालूम है कि आगे जाकर उसे एक अधिकारी बनना है, एक राजनीतिक बनना है या कई और प्रोफेशन है उसमें जाना है। तो ग्रूमिंग उसकी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम अपने टीचर के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसमें बच्चा बचपन में जब अपनी क्लास में पढ़ता है तो सिर्फ ज्ञान ही हासिल न करे, ज्ञान के साथ उसके अंदर कौशल का विकास भी हो। जब नॉलेज के साथ जब स्किल मिलती है और एटीट्यूड मिलता है तो बच्चे के अंदर एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग होती है। तो हम हमेशा अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश नहीं करते, जबकि हम कोशिश करते हैं कंडीशन क्रिएट फॉर लर्निंग, कि उनको सीखने के लिए एक कंडीशन क्रिएट की जाए स्किल के माध्यम से। कि आज बच्चा पढ़ लेता है, लेकिन कभी कभी देखा होगा आपने कि बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया 90%, 95%, क्योंकि आज अंकों की बड़ी भेड़ चाल है, तो उसमें लेकिन उनकी क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता है। अगर वही बच्चा 95, 98% वाला बच्चा अगर जीवन में थोड़ा सा भी असफल होता है तो उसको सहन नहीं कर पाता और सुसाइड की तरफ मूव कर जाता है। तो हम आज की शिक्षा में बच्चों को ये सिखाते हैं कि अगर जीवन में कभी कोई परेशानी आए तो उसे आप कैसे सहन करोगे, और क्योंकि वो एक असफलता ही आपके जीवन का लक्ष्य नहीं थी, उसके बाद भी बहुत सारी क्षमताएं हैं जिसमें विकास करके आप आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हम देख भी रहे हैं कि शिक्षा नगरी कोटा में क्या स्थिति है। बच्चे इतने प्रेशराइज हो जा रहे हैं और वो इस तरीके से कदम उठा रहे हैं। ये एजुकेशन देना बहुत जरूरी है कि मार्क्स आपके करियर को नहीं डेवलप कर सकती है, वो आपकी एजुकेशन को भले ही बढ़ा सकती है, आपके रिजल्ट अच्छे दिखा सकती है, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। सिर्फ किताबी ज्ञान से ही आप जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाए, ये बहुत जरूरी। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमारे बीच में जो आज IAS IPS है, लेकिन उनकी 10th की और 12th की मार्कशीट हम देखें तो कोई इतने बेहतर अंक नहीं है उनके। ये बच्चों को सिखाना इस वक्त बहुत जरूरी हो गया है। मैं लौटती हूँ डॉक्टर जगदीश आपके पास। लव कुमार जो शुद्धति ग्लोबल एकेडमी के MD हैं। लव कुमार जी, शुद्धति ग्लोबल एकेडमी किस तरीके से बच्चों को प्रिपेयर कर रही है? क्योंकि आज के समय में स्कूल वो जगह है जहां से बच्चे को एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारी और चीजें मिलती है। जो सीखता है बच्चा स्कूल से सीखता है और वही वो अपने जीवन में अपनाता भी है। धन्यवाद मैम। मैम, जब हम आज इस दौर में हैं जहां पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंटरनेट एक खाई सी लाता जा रहा है लोगों के बीच में, तो हमारे विद्यालय सुदिति ग्लोबल एकेडमी में हम पढ़ाई के साथ साथ संस्कृति पे बहुत जोर देते हैं। अगर मैं नाम लूँ सुदिति, तो सुदिति नाम ही एक इस तरह से लिया गया है कि वो बच्चों को में माँ बाप के प्रति प्रेम लेके आए। क्योंकि मेरे दादाजी का नाम सुखवीर सिंह था, उनसे SU लिया गया। दादी का नाम दिलावरी देवी था, उनसे DI लिया गया। और 3 देवियों की हम पूजा करते हैं तो उससे TI लिया गया। उससे मिला के सुदिति बना। तो बच्चों के अंदर हम ये एक भावना लाते हैं कि सबसे पहले माँ बाप, उसके बाद आपके ईश्वर आते हैं। तो एक संस्कृति पे जोर हम बहुत देते हैं। और आज के दौर में संस्कृति
पे जोर देना, कल्चर पे जोर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कहावत है, किसी शायर ने कहा है कि यदि किसी देश को करना हो बर्बाद तो उसकी शिक्षा और संस्कृति में लगा दो आग। उस देश पर बमबारी की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि शिक्षा और संस्कृति से बड़ा कोई हथियार नहीं। अगर किसी देश की शिक्षा और संस्कृति बर्बाद हो जाए तो वो देश अपने आप ही नीचे को जाता रहता है। और हम सुदीति ग्लोबल एकेडमी में बच्चों पे शिक्षा पे पूरा जोर दे ही रहे हैं। हमारे बच्चे निरंतर देश की अग्रणी जितने भी पोजीशंस हैं वहां पे पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ हम उनपे कल्चर रख रहे हैं कि ताकि वो एक अच्छे नागरिक बने, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ अच्छा नागरिक बनना बहुत जरूरी है। जब हम रोज न्यूज़ देखते हैं, टीवी पे, आपके टीवी पे भी आती है न्यूज़ कि कैसे समाज का स्तर जा रहा है नीचे की तरफ, तो वहां पे उन्हें संस्कृति और कल्चर बहुत देना जरूरी है। तो इस बात पे हम पूरा महत्वपूर्ण प्रयास रहता है कि वो शिक्षा के साथ साथ संस्कृति पर जोर दें। ठीक है जितेंद्र जी, ये जो सिचुएशन अभी हम सब डिस्कस कर रहे हैं, ये जो बच्चों के ऊपर प्रेशर आ गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती थी कि हम जो बच्चों की नींव है उसको ही इतना प्रैक्टिकल कर देंगे कि वो ऐसे कदम ना उठाए। लेकिन अभी हम जो कोटा का हाल देख रहे हैं, खुदा न खास्ता ये हाल कहीं और का हो, लेकिन बच्चों के ऊपर क्यों इतना ज्यादा प्रेशर आ गया है कि वो इस तरीके से कदम उठा रहे। बहुत छोटे छोटे बच्चे, मैंने स्कूल्स के बच्चों को भी ऐसा देखा है जो पढ़ाई के बोझ के तले इतने ज्यादा दब गए हैं, जबकि हमने तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ और फोकस देखा था। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न माध्यम से, जैसे अभी हम लोगों ने सारंग महोत्सव, कला महोत्सव के माध्यम से बहुत बड़ा इवेंट किया वहाँ डाइट में। तो इसमें हम लोग उस चीज़ पे बल दिए कि बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग टीचर्स बना के लाए। आप यदि आती देखती तो कहती क्या, मतलब टीचरों में इतनी अच्छी कैपेसिटी बहुत है। मैं और जो और टीम थे, हम लोग गए वहाँ पे, यही कहे कि नहीं, नई शिक्षा नीति का मकसद ही है कि जो बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाह रहा है उसके लिए भरपूर अवसर देने के लिए हम लोग उसको एडाप्ट करें। यदि कला क्षेत्र में जाना चाह रहा है तो सरकार के द्वारा इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहूँगा, बेसिक एजुकेशन के माध्यम से हम लोग जो इवेंट हैं, अब ये समझ लीजिए कि बच्चे को कुंठित ना हो कि कुछ आता नहीं है। इसके लिए हम लोग अभी 200 टीचरों का रिमीडियल टीचिंग ट्रेनिंग हम लोग दिए हैं कि जिससे बच्चे ये कुंठित ना हो कि हमें ये चीज़ें नहीं आती हैं। और यही सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि वो ज़्यादा घर कर जाती हैं, जिससे बच्चे आत्महत्या या और सब चीज़ों की तरफ उद्धृत होते हैं। तो हम लोग जो परिषदीय स्कूल में है, इसमें इस चीज़ को एडाप्ट कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो बच्चा जिस लायक है वो उस क्षेत्र में जा सकता है, उसके लिए भरपूर अवसर उसे मिले, ताकि ये सब जो समस्याएं आ रही हैं इन सबों से हम लोग निजात पा सकें। ठीक है डॉक्टर अशोक, हम क्योंकि बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, और इस वक्त समय ऐसा आ गया है कि बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। किताबी ज्ञान तो वो किताबों से ले लेगा, लेकिन प्रैक्टिकल की किस तरीके से समाज में तुम्हें समाज के लोगों के साथ डील करना है, कैसे आपको खुद को प्रेजेंट करना है। आज अगर हम देखें तो बच्चों ने जो दिमाग सेट कर लिया वो बहुत अलग है। अब डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ गई है, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है। तो क्या स्कूल्स में हम बच्चों को वो एजुकेशन नहीं दे सकते हैं कि आपको ये सिर्फ डॉक्टर टीचर ही नहीं बनना है, बल्कि आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, आप एक अच्छे वीडियो एडिटर बन सकते हैं, फ्यूचर आप में कुछ और, क्योंकि एआई का समय भी आ गया है अब। जी, एक्चुअली शिक्षा के माध्यम से सबसे पहले व्यक्ति का वैचारिक परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। और जैसे एक शब्द होता है कायाकल्प, कायाकल्प ये बॉडी का कायाकल्प होता है, साथ में एक अंतःकरण का कायाकल्प। अंतःकरण का कायाकल्प सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। जैसे अभी हमारे बीएसए साहब बात कर रहे थे कि बच्चे आत्महत्या जो कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि जो मेरी अपनी सोच है वो ये सोच है कि आज का दौर ऐसा चल रहा है और लोग एक दिखाना ज़्यादा चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों को, अपने
पुत्रों बेटियों को बहुत चाहता हूँ, कहीं जन्मदिन है कहीं कुछ है, ये सारी चीज़ें होती हैं। साथ में वो बच्चे को शो करना चाहते हैं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब बच्चा पढ़ने में असफल होता है और उससे पहले उसे कभी डांट फटकार नहीं सुनाई जाती है, लेकिन जब कहीं वो शिक्षा के क्षेत्र में असफल होता है तब उसे डांट लगाई जाती है और उसे भय होता है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर मुझे डांटेंगे। मैंने ये देखा है, एक ऑब्जर्व किया है कि मोस्टली बच्चे जो सुसाइड करते हैं वो शायद शहरी क्षेत्र के ज़्यादा करते हैं, ग्रामीण अंचल में इसका प्रभाव कम होता है, क्योंकि बच्चे जो है शहर में आकर के उनके पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार और कभी डांटना नहीं और ऑल टाइम उनका ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन अन्य साइड से नहीं करते हैं, केवल और केवल वो ऑब्जर्वेशन करते हैं तो एजुकेशन की तरफ से करते हैं, शिक्षा की तरफ से करते हैं, और जब वो वहाँ असफल होते हैं तो एक डांट के भय के कारण से और अपना वो अस्तित्व बनाए रखने के कारण कि पापा की नज़रों में हम कहीं गिर न जाएं, इसकी वजह से ऐसा कदम उठाते हैं। और मैं चाहता हूं, मेरी जानकारी से बच्चे का पहले वैचारिक परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन ही और फिर जो अंतःकरण का परिवर्तन हो तो निश्चित रूप से बच्चों में नई शिक्षा जो हमारी नीति लागू हो रही है इसमें स्किल भी उनका डेवलप होगा, स्किल की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कंपटीशन की आड़ में भी बच्चे बहुत देखा देखी करने के चक्कर में भी इस तरीके के कदम उठा रहे हैं, और कोटा इसके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पे एक ऐसी स्टडीज के लिए बच्चे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब पेरेंट्स कुछ ज्यादा बच्चों से उम्मीद लगा दे रहे हैं और उसके बाद टेस्ट में एक नंबर भी कम है कि बच्चा आत्महत्या करने को मजबूर हो जा रहा है। एक्चुअली मैडम, मैं अगर पूछा जाए तो मैं सन 2000 से खुद शिक्षक भी हूँ, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, और डॉक्टर किरण सौजिया सीनियर सेकेंडरी एजुकेशनल एकेडमी मैनपुरी से अब तक 36 लड़के एनडीए क्वालिफाई कर चुके हैं, कई लड़के आईआईटी में जा चुके हैं, कई लड़के नीट की परीक्षा क्वालिफाई करके वे डॉक्टर भी बने हैं। तो मैंने ये देखा है कि कंपटीशन में जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनका 24 आवर्स ऑब्जर्व होना चाहिए। होता ये है कि स्कूल में थोड़ा सा पढ़ाया और पढ़ाने के बाद 6 आवर बाद वो स्कूल से वापस जाते हैं, जाने के बाद जो शेष जो 18 घंटे बचते हैं उसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होता है और बच्चों को सुचारू रूप से कोई काम नहीं हो सकता है। एक उदाहरण है, आपने देखा हो कि गवर्नमेंट जब भी उन्हीं साहब मुझे लेफ्टिनेंट बनाना है, यहाँ से हम एक स्टूडेंट को भेजते हैं, लेकिन वहाँ जब भी निकलता है वो लेफ्टिनेंट बन के ही निकलता है। वो कैसे निकलता है? हमें पायलट बनाना है तो यहाँ से ट्रेंड करते हैं, लेकिन जब वो ट्रेनिंग प्राप्त करता है, प्रशिक्षण लेता है, तो उसके बाद वो पायलट ही बनता है। इसका मतलब कहीं न कहीं हमारी शिक्षा में जो हमारे सिस्टम है उसमें कहीं शिक्षा देने में कहीं न कहीं प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसमें असफल हो जाते हैं बच्चे। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए कि और कहाँ ये असफलता आ रही है। जैसे हम अगर आर्मी का सिपाही बनाते हैं तो वो सिपाही ही बनता है, वो कभी फेल नहीं हो सकता है। पुलिस का सिपाही बनाते हैं तो वो सिपाही ही बनता है। लेकिन शिक्षा में हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो स्टूडेंट क्यों नहीं बनता है? उसको स्टूडेंट बनना चाहिए। इसका मतलब मेरी कहीं न कहीं व्यवस्था है कि जब हम स्टूडेंट को स्टूडेंट बनाते हैं तो उसे पूर्ण रूप से उसका ऑब्जर्वेशन, उसका पालन पोषण या वो सारी चीज़ें उसको नहीं मिल पाती हैं, वो मिलना चाहिए। ठीक है डॉक्टर जगदीश, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की मैं बात करूं तो किस तरीके से स्कूल्स की तरफ से ये प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे का मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से उसका अगर दिमाग बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है अपनी सोच को भी अलग तरीके से पेश करेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि आज के समावेश में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे हम पहले जानते थे कि लर्निंग बाई डूइंग, प्ले मेथड होता था। बहुत सारी चीज़ों को हम अभ्यास करने के बाद सीखते थे, उसको हम आर्ट कहते थे। आज भी NEP 2020 यही कहती है कि अपनी स्थानीय भाषा में स्टोरी टेलिंग है, पोस्टर मेकिंग है, डिफरेंट टाइप की स्किल है, इसके थ्रू हम बच्चे की लर्निंग को आगे बढ़ाएं। अगर ऐसा हमने नहीं किया तो हम अपनी इच्छाओं को बच्चे के ऊपर इम्पोज करते हैं। बहुत सारे माता पिता हैं जो यह नहीं जानते कि बच्चे की इच्छा क्या है। बच्चे ने 10th पास किया तो वो अपने जो भी नेबर हैं उनसे पूछेंगे, या किसी का बच्चा सफल हो गया है, सफल इन द सेंस भौतिकवादी दुनिया में, वो सफल क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये नहीं मालूम, लेकिन उससे पूछते हैं कि मेरे बच्चे को क्या करना चाहिए, तो उसने कह दिया कि इसको IIT की तैयारी करा दो, इसको नीट की तैयारी करा दो।
लेकिन उस बच्चे से नहीं पूछा जिसको करना है कि वो क्या बनना चाहता है। हो सकता है वो कवि बनना चाहता हो सकता है वो पत्रकार बनना चाहता हो, उसकी ऐसी कैपेसिटी हो, लेकिन उससे नहीं पूछते तो इम्पोज करते हैं अपनी इच्छाओं को। तो ये कंपैरिजन करना बंद करें पेरेंट्स, और उस बच्चे से पूछें, और उस बच्चे की जो पढ़ाई है ना उसके साथ उसको एंजॉय करने दें। जो बच्चा एंजॉय करेगा हाँ। तो एक साइंस पढ़ के साइंटिस्ट जब बनेगा ना तो एक सफल साइंटिस्ट बनेगा। बिल्कुल, एक हो सकता पढ़ाई है को- हो पढ़ाई सकता को है पूरे हो प्रा- सकता है मैम हाँ। कि अगर बच्चे ने आईआईटी क्रैक कर लिया और एक आईआईटीएन बन गया तो एक अच्छा इंजीनियर पैसे कमाने के उद्देश्य से बन जाए, लेकिन अच्छा इंजीनियर पहले वो अच्छा इंसान बनना होना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो अच्छा डॉक्टर भी नहीं बन सकता, अच्छा इंसान नहीं है तो एक अधिकारी भी नहीं बन सकता। जब हम जाते हैं और एक क्रॉसिंग पे कोई भी आदमी हमसे रिश्वत लेता है तो हम शिक्षकों को खास तौर से ये सोचना चाहिए कि वो जो रिश्वत ले रहा है या कोई गलत काम कर रहा है या डॉक्टर बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो वो कहीं बाहर से नहीं आया, वो कहीं न कहीं किसी विद्यालय का ही है। तो उसको उसकी जब ग्रूमिंग की थी, जब पढ़ाया था, तो उसमें शिक्षक ने कैसी कैपेसिटी बिल्ड की थी, बिल्कुल, एक वही शिक्षा देखने के लिए जो मिलता है एक समाज शिक्षक में। बताएगा वही एक छात्र सीखेगा। ये आपने बड़ी बात कही। फिलहाल हमारे पास थोड़ा समय कम है, एक लास्ट सवाल मैं लव कुमार जी आपसे लूंगी। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है जिसमें पेरेंट्स के साथ टीचर्स मुलाकात करते हैं, बच्चों के बारे में बताते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बच्चों की लापरवाहियां भी निकल कर सामने आती है। इसके लिए स्कूल की तरफ से क्या व्यवस्थाएं होती है कि बच्चों को डायरेक्ट, बच्चों की जो भी गतिविधियां हैं वो पेरेंट्स डायरेक्ट देख सके? हालांकि अब तो कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पेरेंट्स को उनका एक्सेस भी दिया गया है। जी मैम, हमारे विद्यालय में पूरा जैसे सीसीटीवी कैमरा है। जब हम पीटीएम की बात करते हैं तो सबसे पहले स्कूल्स को ये देखना चाहिए कि कभी भी पेरेंट्स के सामने बच्चे की गलती ना बताई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बच्चे को गलती बता रहे हैं, पेरेंट्स के सामने बता रहे हैं, बच्चा उससे डिमोटिवेट होता है, वो डाउनफॉल की तरफ जाता है और पेरेंट्स उससे ज़्यादा उसको प्रेशराइज करते हैं तो वो प्रेशर में आ जाता है। जब आप अभी यहाँ बात चल रही थी सुसाइड की और बच्चों की इन सब चीज़ों की बात चल रही थी, एनईपी की बात चल रही थी, मैम मैं यूनिसेफ, एनसीईआरटी और सीबीएसई का रिसोर्स पर्सन भी हूँ और मेरा टॉपिक स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस ही है, जिसमें मेंटल हेल्थ बच्चों की बहुत आती है। अगर हम बात करते हैं तो आज दुनिया में हर 5वां इंसान भारतीय है और हर तीसरा भारतीय एडोलसेंस है, मीन्स वो 9 से 18 साल की एज के बीच में आता है, वो एक छात्र है। और आज के इस दौर में जब कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, पेरेंट्स की उम्मीदें इतनी बढ़ रही हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं अंदर से मेंटली डिस्टर्ब होता है। तो मेंटल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अगर हम पीटीएम में पेरेंट्स के सामने बच्चों की कमियां दिखाएंगे तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो खराब होगी। वहां पे हम इसे ये देखना चाहिए कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई खूबी तो होगी। एज ए टीचर का सबसे बड़ा काम है कि वो अपने एक छात्र को पेरेंट्स से ज्यादा देखता है। तो ये बच्चे के अंदर ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि बच्चे को ग्रूम करने की कोशिश करें, ना कि उसे डीमोटिवेट करने की कोशिश करें। फिलहाल आप चारों लोगों का बहुत धन्यवाद। समय हमारे पास कम है। आप चारों लोगों ने शिक्षा पर एक बहुत बड़ी बात कही है और खासकर वो पॉइंट जिस पर फोकस करना इस वक्त समाज को बहुत। आप चारों लोगों का बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज के इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का होगा।